गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ऊपर जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस था उस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारे खत्म हो चुका है। आप लोग पहले वो पुराने वीडियो को देख लो, फिर ये क्वेश्चंस तक सॉल्व करोगे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एंड पहले से ही हमने क्वेश्चंस को सही तरीका से डिस्कस किए थे एंड सारे क्वेश्चंस मैंने मोस्टली क्वेश्चन करवा दिया था। एंड आज कुछ नया क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दूंगा जिसके द्वारा आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन से, डुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन से सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमें क्वेश्चंस करते हैं। किसके ऊपर क्वेश्चन से? हमारे डुअलिटी डी ब्रोगली डुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन से हम लेंगे। जो डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का ग्राफ, उसको मैं आज क्लियर कर दूंगा। अब देखो हॉट क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम विल बी, यानी पूछा एनर्जी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ना? दिया हुआ है आपके वेवलेंथ दिया हुआ है। एनर्जी पूछा, वेवलेंथ दिया हुआ है। फिजिक्स में जो टॉपिक होता है लैंग्वेज थोड़ा समझना होता है, फिर क्वेश्चन से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, यानी डी ब्रोगली का जो एनर्जी पूछा, ये ऑप्शन वगैरह आपके पास है, दिखाई दे रहा है, आप लिख लो। मैं तुरंत जाता हूँ क्वेश्चन के पास। तो जो क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस में हमारा क्या गिवन था? आंसर नंबर 1 जब हम करेंगे, आंसर नंबर 1 में हमारे पास क्या था ना? लैम्ब्डा दिया गया था 1 एंगस्ट्रॉम एंड इसमें से पूछा क्या है? एनर्जी पूछा। लैम्ब्डा आंसर दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम एंड हमें एनर्जी पूछेंगे। यानी यहाँ पर जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, ये जो न्यूट्रॉन का जो एनर्जी है एंड ये पार्टिकल कौन है? पार्टिकल न्यूट्रॉन है। वो जो एनर्जी का मतलब यहाँ पर है, ये काइनेटिक एनर्जी है। दिस एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस काइनेटिक एनर्जी को हमें फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन तो बाद में चेक करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। कैसे करना है? इतना आसान नहीं है कि अगर तुमने ऐसे पुट कर दोगे कि हम लोग ये वाला जानते थे कि फार्मूला डेल्टा ई इक्वल टू 12,400 बटा लाम्डा का जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, लाम्डा इन एंगस्ट्रॉम अगर होता है तो ये एनर्जी ईवी में आ जाएगा। इसमें सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाला इक्वेशन पे नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं होगा, आंसर नहीं निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी ये वाला पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन मूविंग कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है जब उसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जाना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस होके जाएंगे ना? हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना? ये होता है ईबी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन की चार्ज को मल्टीप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी आता है। लेकिन बेटा काइनेटिक एनर्जी तो आता है, लेकिन यही काइनेटिक एनर्जी एम इंटू वी भी होता है। जैसे ये हमें पता है। फिर हमको और क्या पता है ना? लैम्डा दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हमें पहले पुट करते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपन मोमेंटम, राइट? मोमेंटम जो दिया गया है, अगर हमें इस क्वेश्चन के लिए मोमेंटम इक्वल टू एच अपन लैम्डा फाइंड करेंगे। सबसे पहले एच अपन लैम्डा जो फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो ना, जो हमारे पास से जो पी है, मोमेंटम है, एच का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है ये। एंड लैम्डा होता है 1 एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में कर देंगे, -10 मीटर हो जाएगा। ये तुमने समझा है। अब हम क्या करेंगे ना? इट इज इम्प्लाई दैट इसको जब सॉल्व कर देंगे, -10 ऊपर जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -24। मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। इस तरीका से मोमेंटम हमारा मिल गया। ठीक है, मोमेंटम मिला। मोमेंटम को क्यों निकाला हमने? एनर्जी फाइंड करने के लिए ना। हमें पता है कि P इक्वल टू एम
P इक्वल टू एम बी, मैंने ऐसे तो मतलब बता रहा हूँ, देखो एम बी इक्वल टू पी, एम बी का स्क्वायर कर देंगे, किसका स्क्वायर कर देंगे ना, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। मान लीजिए एम बी का होल स्क्वायर मैंने कर दिया तो इट विल बी पी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अगर मैं खाली कहूँगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू तो पी स्क्वायर बटा एम, तो इस बात को थोड़ा देख लो कि एम वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा एम। ठीक है, अगर हम इस बात को देखते हैं कि एम वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एम, पी स्क्वायर बाय एम, तो क्वेश्चन को हमें किस तरीके से आगे लेंगे। देखो एम बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एम, आपके पास जो कंसेप्ट था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर के जगह पे हमें क्या पुट कर देंगे, पी स्क्वायर बाय एम। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या हो जाएगा 1/2 एंड पी स्क्वायर बाय एम अगर पुट कर देंगे तो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू हो जाएगा वो पी स्क्वायर बटा 2m, एक ही बात है, ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया। तो पूछा तो काइनेटिक एनर्जी था, हमारे आंसर हो गया पी स्क्वायर बटा 2m, ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन पे ना, ये p हमें निकाल के रखे हैं, अगर आप देखोगे शायद मैंने p निकाल के रखा, कहाँ पर p निकाला, इधर से p निकाल के मैंने रखा -24 kg/s। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए, मैं सॉल्व करता हूँ, आप सॉल्व देखो। तो काइनेटिक एनर्जी यानी हमारे पास जो एनर्जी पूछा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर, व्हाट वाज पी, पी हमारा क्या आया था क्वेश्चन के अंदर में ना, यहीं पर पी था एक वैल्यू, पी वैल्यू को एक बार अगर देखोगे 6.63 10⁻24, कितना आया था ना 6.63 इंटू 10⁻24, इनकी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय द 2 इंटू मास जो है न्यूट्रॉन का, यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास पूछा था, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है बेटे ना, दिस इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का वन मास के हिसाब से ये होता है न्यूट्रॉन का मास 2m। क्लियर हो गया, और कुछ है नहीं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, 6.63 का स्क्वायर कितना हो सकता है, लगभग ले लेंगे, ऐसे ही सॉल्व होता है। 6.63, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, हम उसके बीच में रखेंगे, तो लगभग मैंने 43 या 42 के आसपास लेता हूँ। तो मैं इसकी 6.63 को मैंने 43 के आसपास लिया, इंटू 10⁻48 रख दिया, इसमें से 48 इधर से जब डिवाइड होगा ये हो जाएगा 16 दूने 32, यानी 3.34 के आसपास ये हो जाएगा, इंटू 10⁻27। ठीक है, अब इसको हमें और सॉल्व करेंगे कैसे, एनर्जी विल बी 43 तो रहेगा, 43 के इंटू में जो रह जाएगा 48 में कहाँ चला जाएगा, -48 प्लस हो जाएगा 27, इसको सॉल्व करना है, पावर ऊपर चला गया 3.34 आया। अब कितना हो जाएगा 43, मैंने क्या कर दूंगा यहीं पर क्या कर दिया एक बार देखो, मैंने कर रहा हूँ, चलो 43 मैंने रखा इंटू 43 यानी 27 से लेके 48 तक जाओगे, यानी 48 - 27 कितना होगा, 8 से 7 गया 1, शायद 21 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 10⁻21 बचेगा, एंड ये हो जाएगा 3.34। देखो ये 3.34, ये 43, मैंने पॉइंट अगर 4.3 करूँगा तो मुझे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, तो मैंने क्या किया, इसको 4.3 करके इसको 10⁻20 कर लूँगा, इक्वल टू मैंने 4.3 कर दिया इंटू 10⁻20 कर दिया, डिवाइडेड बाय 3.34, ये हो गया। अब ये करीब 1 पॉइंट समथिंग में जा रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग, मेरी मर्जी में थोड़ा बहुत ले रहा हूँ, इसके आंसर को 1.4 के आसपास ले लिया, इंटू 10⁻20 के पास ये वैल्यू को मैंने रखा, इसका आंसर आ गया -20। ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, जूल में आ रहा है, क्योंकि सारे मोमेंटम वाला कहानी
केजी मीटर पर सेकंड में था, अब ये जो एनर्जी आ रहा है ये जूल में आ रहा है। हमको ऑप्शन के अंदर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो हमको इलेक्ट्रॉन की चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमें डिवाइड करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमें डिवाइड करेंगे तो कैसे हो जाएगा आंसर, दिस इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देख लो, तो ये पूरा आंसर में जो हो जाएगा वो ईवी में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद का वाला टॉपिक जो होगा कैसे होगा ना, ये 1.4 एंड 1.6 कितना करीब होगा वैल्यू, यानी कम से कम ये वैल्यू जो होगा 0.8 के आसपास आ रहा है। 0.80 में कुछ भी ले लेता हूँ, 0.85 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। आपको ऑप्शन चुनना है। 0.85 ले लिया मैंने, 1.4 को 1.6 में डिवाइड करके एग्जैक्टली क्या होगा आप चेक कर सकते हो। इनटू में क्या कहेंगे, -19 जब ऊपर जाएगा एक माइनस बचेगा, तो 10 टू द पावर -1 यही हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा 8 अगर 5 में नहीं लूंगा 8.4 के आसपास कर देता हूँ, मैं इसको 4 कर देता हूँ, इंटू 10 टू द पावर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे आंसर निकला। अगर बेटे ये मेरे आंसर 8.4 10 पर -2 निकला, अब हमें चेक करते हैं कि जो ऑप्शन के अंदर में किस रेंज में आंसर है। ऑप्शन के अंदर में रेंज जो होता है -2 रेंज में एक है, इसमें लेकिन 8.13 है। तो क्या फर्क पड़ता है, हम कौन सा मल्टीप्लाई डिवीजन करके कैलकुलेशन करा, तो हम तो अप्रोक्सीमेट लगवाया, तो यहाँ पर 8.13 इंटू 10 पर -2 यही करेक्ट आंसर ही होगा, यही होगा करेक्ट आंसर। बाकी का तो कोई आता पता नहीं है, पावर में नहीं है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सॉल्व करा कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व कर दिया इसको ना, क्वेश्चन के अंदर में हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर में मैंने क्या निकाला ना, पहले मोमेंटम को निकाल के रखा, फिर मोमेंटम का फार्मूला से काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में ले लिया एंड यही इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो जूल में आंसर आया तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आंसर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर जूल में दिया होता तो फिर मैंने वही जूल में रखता। तो ये है रियलिटी और कंडीशन। अब हमें जाएंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया होगा, या वीडियो को पॉज करके 2 बार सुन लो, समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के पास जाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर वेव इज केटी। काइनेटिक एनर्जी को केटी बोल दिया, केटी, ओके। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ है एसोसिएटेड विथ न्यूट्रॉन एट ए रूम टेम्परेचर टी इज, इन्हीं ऑप्शन में से कौन सा होगा चुनना है। पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आधा कैलकुलेट, टी को टी में रखना, इधर टी रूट टी खाली टी। अब क्या होगा आपको देखना होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी केटी याद रखना। एंड हाँ, क्वेश्चन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी केटी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो एट रूम टेम्परेचर टी, ये हो गया क्वेश्चन। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया केटी। तो ये क्वेश्चंस को हम जब करेंगे इस क्वेश्चंस को, तो हमें एक पेज और लेंगे, पेज लेके हमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या आंसर नंबर 2 जैसे आंसर हम करेंगे, तो क्या क्वेश्चन बोला ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ऐसे होता है इक्वल टू केटी। ये केटी होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एवरेज यही होता है तो हम क्या कहेंगे इसके हिसाब से ना, सबसे पहले हमें इसकी लैम्डा निकालने के लिए पहले मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम कैसे होगा ना, काइनेटिक एनर्जी हमें क्या पूछते हैं ना, p²/2m इक्वल टू केटी, एक तरीका से यही हुआ। तो हमें p² इक्वल टू 2m केटी आ गया एंड p इक्वल टू √2m केटी हो गया, समझा। अभी 2 पता है, m पता है, k जो होता है ये एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये नॉर्मल k नहीं है। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या होता है बेटे ना, गैस कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट है 8.314 होता है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर।
इनकी जो वैल्यू होता है के का वैल्यू जब हमें पुट करेंगे आगे सॉल्व करते वक्त तो पुट कर देंगे, इतना होता है पी। टी तो रहेगा फॉर्मूले के अंदर में, यानी जब तुमने देखो रूट ओवर में टी बच रहा है, इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है, इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है बेटे, तो कम से कम ये बी एंड सी में से कोई आंसर होगा। नॉर्मल टी में जो रखा हुआ है वो आंसर तो होगा नहीं, पहले तो ये पता चल गया। ठीक है, तो अगर हमें ये देखते हैं कि ऐसे आ गया P, अब हमारे लैम्डा इक्वल टू एच अपन पी, तो P के वैल्यू को सिर्फ हमें पुट कर देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू बेटा क्या होता है ना एच, एच कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय, तो P के वैल्यू रूट ओवर में आ जाएगा 2m KT। याद रखना K का वैल्यू मैंने पुट करा था, क्या पुट करा था ना 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर में रहेगा 2 रहेगा। n किसका ले रहे हैं, ये क्वेश्चन किसका है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। अब्राजिक मैटर कहते हैं डी ब्रोगली एसोसिएटेड होती न्यूट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया गया है। अगर न्यूट्रॉन है तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का मास को जरूर इधर से हम रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻27 रखेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा करके इंटू के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कितना होता है बेटे 1.83 इंटू 10⁻23, राइट। जब मोल को डिवाइड करोगे नीचे वो आंसर उतने में रहेगा, ये वैल्यू याद रखना, या होता है याद, क्वेश्चन के अंदर में नहीं दिया था 20 अंडे, फिर इसमें से टी तो रहेगा रूट ओवर के फॉर्म में, यानी बड़ा सा डिवाइड कर दिया इधर से। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इनको जब हमें सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे सब बताया था मैंने, मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। और इधर कैसे आएगा 6.63 इंटू 10⁻34, चलिए कोई बात नहीं बेटा, ये 27 ये 23 ये हो गया पावर 50 का रूट ओवर हो जाएगा 25, कुछ समझ में आ रहा है, 50 का रूट ओवर आ जाएगा 25, तो 25 को मैंने जाके प्लस कर दिया ऊपर 25, तो यहाँ से सिर्फ बच गया 16 दूने 32, यानी 3.34 के आसपास हुआ इंटू 1.83 ये बच गया, यानी टी बच गया। 25 ऊपर जाने के बाद है ये अभी रूट ओवर के फॉर्म में है, पूरी तरह रूट ओवर फॉर्म में है। आगे जब जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, आगे देखो बेटे, आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34, 25 से 10 35 यानी 9 बचा, नहीं -9 बचा, -9 बचेगा, ये 3.34 1.18 ये, इसको कर दोगे कि अप्रोक्सीमेशन ले लोगे, मान लीजिए मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ तो कुछ तरीका से इस तरीके से 3.34 इंटू 18 इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐसे रखना 3.34 इंटू 1.83 इसको ऐसे करा रूट ओवर में, अलग से रूट ओवर करके टी रखा, बी सी में से तो आंसर होगा। इनको डिवाइड कर देने के बाद देख लिया, इनको डिवाइड कर देने के बाद 25 से, हाँ तो डिवाइड कर देने के बाद तो जो आंसर आ जाएगा, एक बार आंसर के पास चलते हैं ऑप्शन में, तो ये सब जो है ना ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है, सारे यूनिटी ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में है, राइट। अगर हमें लिखा भी नहीं है तो इसके अंदर में आर्मस्ट्रॉन्ग रखेंगे, इसके अंदर में भी आर्मस्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो यूनिट के पास जब जाएंगे, देखो अब ये 9 है, हम चाहेंगे तो इसको 10 करके आर्मस्ट्रॉन्ग के फॉर्मेट में लगा देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। 6.63 66.3 अगर कर दूंगा तो 10⁻10 ये मीटर फॉर्म में रह गया, डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू आएगा, मैं देखो अप्रोक्सीमेट लगा देता हूँ, सॉल्व कैसे करूंगा इसको, ये हो जाए 3, ये करीबी हो जाएगा 4.5 के आसपास ले लेता हूँ, 4.5 के आसपास मैंने इसको ले लेता हूँ, इंटू √2 को रख लिया, सही है। 4.5 मतलब 2.3 के आसपास मैंने इसको लगा दिया, तो लैम्डा इक्वल टू सॉल्व करने के बाद 66.3 इंटू 10⁻10
डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2.3 के आसपास ले लिया, इंटू √2 बच गया। ठीक है, ये जब डिवाइड होगा ये करीब करीब हो जाएगा 30.7 बटा √2t बचा एंड इंटू 10⁻⁻10 बचा, इंटू 10⁻⁻10 बचा। देख लिया। अब जब तुमने इसको सॉल्व करोगे 10 को हम क्या कर देंगे, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 30.7 डिवाइडेड बाय द √2 के फॉर्म में एक ऑप्शन रह जाएगा जिसका यूनिट होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट में लैम्डा रह गया क्योंकि ऑप्शन में आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट में क्वेश्चंस को बोला गया था। देख लो, आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट में सब थे, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड बी भी हो सकता था लेकिन बी में बहुत छोटा वैल्यू है, तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि √t नीचे बच गया। टेक्निक अप्लाई करके भी क्वेश्चन सी बिना सॉल्व करके गेस भी हो सकता था। इस क्वेश्चन में बी सी में से एक करना था, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो हो जाएगा। और एक टेक्निक सीखो, कैलकुलेशन करते वक्त जब आपको पता लग जाएगा कि बाकी तीनों आंसर हो ही नहीं रहा है, तो जो होने वाला है उसको चेक करके टाइम बचा सकते हो। चलिए आगे जाके हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.004 एंगस्ट्रॉम इज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, यानी वेवलेंथ दे दिया 0.004, लेकिन पूछा अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर नहीं पूछा है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल मतलब 4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहानी उतना ही है। फिर भी क्वेश्चन को हमें करते हैं। अल्फा पार्टिकल हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना दिया गया, एनर्जी पूछा, राइट। आर्मस्ट्रॉन्ग में सॉरी एनर्जी ईवी में है 0.004। चलते हैं आगे, 0.004। तो यहाँ से एक पेज लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 का आंसर जो है, आंसर हम करेंगे जिस आंसर में लैम्डा दिया गया है 0.004। 004 क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दिया होगा। तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। वो एनर्जी हमें 12,400 बटा लैम्डा डिवाइड करके निकलेगा नहीं आंसर। तो लैम्डा जो है 0.004 है। तो अब हमको जो एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो हम सेम तरीका से पहले मोमेंटम फाइंड कर देंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू h बटा लैम्डा। तो कितना हो जाएगा मोमेंटम, सबसे पहले 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बटा लैम्डा हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3, राइट। यही है 4 इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी भी आर्मस्ट्रॉन्ग है, अभी भी ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। जरा एक बार और देख लो, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बटा 4 इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर कर दूंगा 10 आ जाएगा, तो 10⁻13 मीटर के फॉर्म में पर रह गया, यानी इतना रह गया मीटर के फॉर्म में। यू अंडरस्टैंड। 6.63 में 13 को ऊपर ले लेंगे, कितना बचेगा मेरे पास, देखो मोमेंटम कितना आ जाएगा, इधर देखो 34, 13 प्लस 13 चला गया, 10 गया 26, 3 गया 21 बचा इसके अंदर में। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻21, राइट। 10⁻⁻21 ऐसे देखो दिख रहा है, -21 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻, खाली 4 है, पावर जा चुका है, 4 डिवाइड हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 4 1 जा 4, कितना बचा 2 होगा तो 26, 1.6 2 23 करीब इतना आएगा, इंटू 10⁻⁻21 ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। इसके आंसर ये आ गया। अब तुम्हारे पास कहानी क्या रहेगा, न सिर्फ रहेगा हमारे पास कि हमें पी तो आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, p² बटा 2m। पहले सॉल्व करा था मैंने, तो p² बटा 2m में जो पुट कर देंगे, सॉल्व कैसे होगा ना, 1.63 इंटू 10⁻�65, 1.65
1.65 इंटू 10⁻⁻21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम कितना है अल्फा पार्टिकल का ना 4 यू है, अल्फा पार्टिकल का 4 यू, फिर यू के लिए हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 भी करेंगे। ये हो गया मास, ठीक है। वो खाली उतना था, ये इतना था। इनको सॉल्व करने के बाद इन काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा फिर ईवी में करना पड़ेगा, ईवी में जो करना पड़ेगा। अब सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर लगभग हम जाते हैं आंसर के पास है, कहाँ पर ये यहाँ पर जो आंसर होगा 1275 इतना के आसपास आएगा। आप उसको चेक जरूर करोगे। 12/75 इसमें से सॉल्व करने के बाद 1275 आर्मस्ट्रॉन्ग एनर्जी पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आएगा। जो जूल में आएगा, जब जूल में आंसर आएगा ना इसका आंसर, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक की चार्ज को डिवाइड कर दोगे 10⁻⁻19 1.602 तो आ जाएगा वैल्यू 1275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करोगे आएगा आंसर। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन को चेक करते हैं। आ गया क्वेश्चन समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन से थोड़ा सा हमें देखेंगे इसके अंदर में कॉन्सेप्चुअल वे में। इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन द वेवलेंथ इज व्हाट। मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 25%, ठीक है। मोमेंटम अगर 25% इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ है ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा। डिक्रीज में कितना ऑप्शन है, ए एंड सी में से एक आंसर होगा। तो अगर मैं तुम्हारी क्वेश्चन को यही सॉल्व करना चाहता हूँ, 6 के पास है तो इधर कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं आंसर नंबर ये जो होता है 4, आंसर नंबर 4 को मैंने इधर करूँगा। तो बोला है कि आपका मोमेंटम पार्टिकल से 25% जो है कि इंक्रीज कर गया। हमारे पास लैम्डा ए है, इधर देखो लैम्डा इक्वल टू h/p। तो जैसे ही मोमेंटम बढ़ गया 25%, मोमेंटम बढ़ गया 25%, तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। कितना परसेंट घटेगा वो पूछा, इतना ही क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम 25% बढ़ेगा तो लैम्डा जो होगा 25% घटेगा। ऐसा भी ऑप्शन है इसके अंदर में, ऐसा भी है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, जो हमारे पास कंसेप्ट था कि 25% आपका इंक्रीज कर गया मोमेंटम 25% बढ़ गया, यानी मोमेंटम बढ़ा कितना 0.25, मोमेंटम बढ़ा कितना 0.25, एंड मोमेंटम हो गया कितना 1.25। अगर हम इनिशियली 1 लेंगे तो 0.25 अपन 1.25 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 कर देंगे तो 25 ही, यानी 25 बटा 1.25 इक्वल टू 20% वेवलेंथ जो होगा वो घटेगा। तो यानी आंसर ये नहीं है, आंसर डिक्रीज वाला में तो होगा। तो ये आंसर है 20% घटेगा। छोटा एंड कॉन्सेप्चुअल मीनिंग था, उसको समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, बढ़िया क्वेश्चन है ये स्कूल के एग्जाम में भी आ जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। इफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%। समझा करो। The initial momentum of the electron will be what? Initial momentum of the electron will be what? क्वेश्चन से सिर्फ इतना पूछा कि अगर इनिशियल मोमेंटम चेंज होगा p तक, छोटा p तक बोला, then the de Broglie wavelength will be changes by the 0.5%। तो फिर इनिशियल मोमेंटम क्या है। मैं ये क्वेश्चन को दूसरा पेज लेता हूँ, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p,
wavelength will be changed by 0.5%. ओके, ठीक हो गया, पेज लिया। नाउ क्वेश्चन सी नंबर 5 में ये बोला कि मोमेंटम, अगर इनिशियल मोमेंटम पी नॉट है वो चेंज हो रहा है पी के पास, डन। तो फिर बोला जो लैम्डा होगा वो चेंज हो रहा है 0.05 पी, या क्या क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन को फिर देखना पड़ेगा। लैम्डा विल बी चेंजेस बाय 0.5%, 0.5% लैम्डा चेंजेस हो जाएगा। लैम्डा विल बी चेंजेस बाय 0.5%, 0.5% लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर में कैसे लिखना कैसे पड़ेगा ना, किसका चेंज होगा ना, 0.5% ऑफ लैम्डा, जो पुराना लैम्डा था, नया लैम्डा जो होगा 0.5% कम हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, नॉट कम हो जाएगा मगर चेंज हो जाएगा। कम हो रहा है मगर बोलना नहीं पड़ेगा ऐसा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जब मोमेंटम, ओरिजिनल मोमेंटम को हमें मान लो पी नॉट लेते हैं, ओरिजिनल वेवलेंथ को लैम्डा लेते हैं, जब मोमेंटम चेंज होगा पी तक, लैम्डा भी चेंज हो जाएगा 0.5 तक, तो ये बताओ कि ओरिजिनल मोमेंटम कितना है, एंड उस ऑप्शन के साथ मैच करते हुए कैसे करोगे ना। जब ये इतना हुआ, अगर मैं कह दूंगा पी नॉट को पी में डिवाइड कर दूंगा इक्वल टू लैम्डा को 0.5% का मतलब क्या होता है, 0.5% का मतलब होता है कि ये हो जाता है 0.005, 0.005 लैम्डा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अब हमें लैम्डा को काट देंगे, तो पी नॉट बटा पी इक्वल टू 1 बटा 0.005। तो इसी रिश्ते में हमें क्या कर देंगे ना, पी इक्वल टू पी नॉट इंटू 0.005 हो गया। अगर हमें ओरिजिनल पूछा तो ओरिजिनल पी नॉट इक्वल टू छोटा पी बटा 0.005, इसका ऊपर लेने से ये हो जाएगा 200 पी। अब हमें ऑप्शन के पास चलते हैं, देखो क्या है ये। ओके, ऑप्शन के पास जब जाएंगे, ऑप्शन के अंदर में हमारे पास क्या है ना, बी ऑप्शन में 200 पी के पास आंसर है, राइट। मोमेंट यानी ओरिजिनल जो मोमेंटम था, ओरिजिनल मोमेंटम जो पी नॉट था, पी नॉट इक्वल टू 200 पी ही हुआ होगा। यही है आंसर। थोड़ा समझ लेना क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, फिर समझ में आपको आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इट रिप्रेजेंट द ग्राफिकली रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड फाई एंगल। ये क्वेश्चन सी किसका है, ये क्वेश्चन डाविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट का है। बेटा डाविसन-जर्मर जब एक्सपेरिमेंट करा था, डाविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट जब हुआ था, डाविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो क्या हुआ था ना, डाविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या था। डाविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन था कि जो थीटा एंगल हुआ था वो 65 डिग्री था, जो फाई एंगल था वो फाई एंगल 50 डिग्री था, एंड क्या बोलते हैं जो 54 वोल्टेज था, यानी जो वोल्टेज था, वोल्टेज दिया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस था वो 54 वोल्ट था। तो इतने यही कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन बीम का इंटेंसिटी मैक्सिमम था, इंटेंसिटी मैक्सिमम सबसे था। यही हमने पढ़े, उनका कंक्लूजन यही है। मेरा पिछला वीडियो देख लो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, मैंने एक टंगस्टन वायर लिया, उस टंगस्टन वायर को लो टेंशन बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड किया। वो जब रेड हीट हो गया, रेड हॉट हो गया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकला। इलेक्ट्रॉन बीम को हमें हाई वोल्टेज अप्लाई करके एक्सीलरेटेड करवा दिया, निकल क्रिस्टल के अंदर में बम्बार्डेड किया। तो वहाँ से जब स्कैटरिंग होके इलेक्ट्रॉन बीम सी नंबर ऑफ पाथ में आया, तो गैल्वानोमीटर लगा के उसको डिटेक्ट कर लिया कितने वोल्टेज में एंड कितने एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रहा है। यही था कंक्लूजन था उनके एक्सपेरिमेंट में।
तो जब वो उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट में हमारे पास आता है ना 550 एंगल, तो उन्होंने यही बोल दिया कि 50 एंगल अगर 5 है तो आप एक डायग्राम बनाओ आपके। तो इंटेंसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटेंसिटी, एंड इसको हमें क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे 5। तो एक्स एक्सिस में रख देंगे 5, एंड वाई एक्सिस में रखेंगे हमें, वाई एक्सिस में हम क्या रख देंगे, वाई एक्सिस में रखेंगे इंटेंसिटी, एंड एक्स एक्सिस में रखेंगे 5 एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। थीटा अलग होता है, थीटा रिफ्लेक्टेड बीम एंड निकल क्रिस्टल के बीच में होता है। तो ये 5 है, मैक्सिमम 5 कितना था 50 में इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो पक्का ग्राफ ऐसे जाएगा, तो फिर इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये हो जाएगा हमारे एक्स एक्सिस, तो इसको हमें ऐसे दिखाएंगे, तो इसको हमें 0 करेंगे। तो ये जो वाला इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी इतना ही है, एंड इसको इसी टाइम पे ये 5 का वैल्यू कितना है, सपोज ये 10 होता है, ये 20 होता है, ये 50 होता है। यानी हमें अगर हमें लेंगे, सही से थोड़ा बता देता हूँ मैंने, चलो इसको हमने 5 चिट्टा हो गया, इसको हमें 5 ले लेता हूँ, 5 ले लिया, 5 ये है। अब एंगल इसको तो हमने 50 करना है, ये कितना हो जाएगा, मैं सपोज कर दिया 15, इसको मैं कर दिया 30, फिर ये हो जाएगा मतलब 45 भी, तो इधर से हो गया 50, एंड ये हो जाएगा हमारा 60। तो कहने का मतलब 50 एंगल पे जो इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम है। तो यानी at phi equal to 50 degree the intensity is maximum, intensity of electron beam is maximum। तो यही कंडीशन था ग्राफ के, यही ग्राफ के कंडीशन था डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, बाकी साथ साथ मैंने क्वेश्चन से करवाया था डुअल नेचर में, तो उसको देखोगे। मेरा जो वीडियो है डुअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली डुअलिटी, उस लेक्चर को लिखोगे। अगर किसी ने सुना भी नहीं होगा तो फिर तुम ये लिखोगे कि उड़ीसा वाला एक ही वर्ड में थोड़ा सा स्पेस दे के विद्यासागर लिखोगे। जो चैनल आएगा तो उसके अंदर में प्ले लिस्ट में चले जाओगे। प्ले लिस्ट के अंदर में जो फिजिक्स का डुअल नेचर रखा गया है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उस टॉपिक के अंदर में डी ब्रोगली डुअलिटी वीडियो को देख लेना। उसके बाद उसमें मैंने क्वेश्चन कराया होगा। अब ये क्वेश्चन के साथ है और दोबारा प्रिपेयर कर लोगे तो आपका नीट तक में क्वेश्चन से पूरा हो जाएगा, जेईई मेंस तक भी पूरा हो जाएगा, बाकी स्कूल का तो होगा ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।